आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 शब्द विचार। तो शब्द कैसे बनते हैं बच्चों? वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं जिनका अपना कोई विशेष अर्थ होता है, वही शब्द कहलाते हैं। यानी वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं। यानी वर्णों का अगर गलत मेल कर दिया जाए तो गलत शब्द बनेगा, जो शब्द नहीं कहलाएगा। तो वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं जिनका अपना कोई विशेष अर्थ होता है। तो आइए पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपने विचार प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा वाक्य के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द भाषा की आत्मा है, इसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। आओ जाने शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चित्र दिया है लड़की का, तो ल प्लस ड़ प्लस की, तो क्या बन गया? लड़की। अगर आपस में इन वर्णों को जोड़ देंगे तो क्या शब्द बनेगा? लड़की। ऐसे ही यहाँ पर ये चित्र किसका है? किताब का, तो की प्लस ता प्लस ब, तो क्या बन गया शब्द? किताब। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये चित्र किसका है? पाठशाला का, तो पा प्लस ठा प्लस शा प्लस ला, क्या शब्द बन गया? पाठशाला। उपयुक्त लिखे प्रत्येक वर्ण समूह का एक निश्चित अर्थ है, अर्थात ये सभी शब्द हैं। मगर प्रत्येक वर्ण समूह शब्द नहीं कहलाता है। शब्द कहलाने के लिए वर्ण समूह का अर्थवान होना आवश्यक है। यानी जो वर्णों को आपने जोड़ा है, उससे जो शब्द बना है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना निश्चित है। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे का प्लस पा प्लस न, क्या बन गया? कपल। तो कपन कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। ऐसे ही सा प्लस बा प्लस धा, सबद। शब्द क्या होता है? कुछ नहीं होता, कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। ये केवल वर्ण समूह है, शब्द नहीं, क्योंकि ये अर्थवान नहीं है। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जो शब्द व्याकरण के नियमों में बंद कर वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हो सकता है? शब्दों को 4 आधारों पर विभाजित किया जाता है। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा भेषज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। तो सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिल्कुल हूबहू प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अश्व, दधी, कपाट आदि। ठीक है, इसी प्रकार है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आने पर उनमें कुछ बदलाव हो गया है वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि घोड़ा, दही, किवाड़ आदि। ठीक है, नीचे तत्सम तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो तत्सम शब्द क्या है? पाठ, और ये क्या हो जाएगा? पाव। पंच का पाँच, दुग्ध का दूध, दुर्बल का दुबला, चैत्र का चैत, चंद्रिका का चांदनी, घोटक का घोड़ा, करदब का गधा, कूप का कुआं, ता का बोआ, कुंभकार का कुम्हार, गन्ना का गिनती, काले का काज, कपाट का किवाड़, काष्ठ का काष्ठ, कज्जल का काजल, उल्लू का उल्लू, अज्ञान का अनजान, अर्ध का आधा, अंधकार का अंधेरा। ऐसे ये और भी ये तत्सम तद्भव शब्द, इनको आप होमवर्क में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने देशज शब्द। वे शब्द जो किसी भाषा से नहीं आए, अपने हिंदी के अपने ही है, वे आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द किसी भी भाषा से नहीं लिए हमने, जो हिंदी में ही है, पहले से ही प्रचलित है, ठीक है, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, पगड़ी, पेट, खिड़की, खटखटाना, खाट, कटोरा आदि। इसके बाद आते हैं विदेशज शब्द। वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा से कुछ शब्द आए हैं हिंदी में, जैसे कि स्टेशन, डेस्क, बल्ब, रेल, स्कूल, ट्यूशन, बटन, क्लास, पेन, पेंसिल, रोड आदि। तो ये
अंग्रेजी से शब्द आए हैं हिंदी भाषा में जिनका एज इट इज प्रयोग होता है। इसके बाद कुछ शब्द अरबी भाषा से भी लिए गए हैं, जैसे कि हमला, दौलत, दुनिया, तमाशा, गरीब, किला, औरत, आदमी आदि। इसके बाद कुछ शब्द फारसी भाषा से भी लिए गए हैं, जैसे कि जहर, आतिशबाजी, पलंग, आवारा, तीर, मुफ्त, तनख्वाह, मलाइन, सौदागर आदि। कुछ तुर्की भाषा से भी शब्द लिए गए हैं, बहादुर, कैची, चमचा, बेगम, तोप, कालीन, कुली आदि। इसके बाद कुछ ग्रीक भाषा से भी शब्द लिए गए हैं, जैसे कि सुरंग, दाम आदि। इसके बाद है कुछ पुर्तगाली शब्द, यानी पुर्तगाली भाषा से भी कुछ शब्द हिंदी में आए हैं, जैसे कि आलो, गोभी, बाल्टी, अलमानी आदि। ठीक है, तो ये सभी कुछ विदेशी भाषाओं से शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं जो अब हिंदी के रूप में प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर में है आपके रचना के आधार पर हिंदी भाषा। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले आता है आपका रूढ़ शब्द, जो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं और यदि उनके खंड किए जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अपितु जो अखंड रूप से किसी एक अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जैसे कि मेज, चादर, गाय, हाथी आदि। ठीक है, ये केवल एक शब्द का आपका रूप बताते हैं। इनको किसी भी खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इनको तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद आते हैं यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से बने हो और उनके टुकड़े करने पर भी उनका कोई अर्थ निकले तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द हैं जिनको अगर आप विभाजित करें, 2 टुकड़ों में बांटे तो दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ निकल सकता है, तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मन प्लस मोहक, तो अगर आप देखें तो मन का अपना अलग अर्थ है और मोहक का अपना अलग अर्थ है, लेकिन अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये यौगिक शब्द बन जाएगा मन मोहक। ऐसे ही विद्या प्लस आलय, तो विद्या शब्द का अपना अलग अर्थ है और आलय शब्द का अपना अलग अर्थ है, और अगर इनको जोड़ दिया जाए तो एक यौगिक शब्द बन जाएगा विद्यालय। ऐसे ही सेना प्लस पति, तो सेना का अपना अर्थ है और पति का अपना अलग अर्थ है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सेना का पति यानी सेनापति। इसके बाद है आपके योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह 2 या 2 से अधिक खंडों से बनते हैं किंतु सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ये शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन एक सामान्य अर्थ प्रयोग बताते हैं, ये कोई विशेष अर्थ के बारे में बताते हैं, तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जनन, जन प्लस ज यानी जन में उत्पन्न सामान्य अर्थ है परंतु विशेष अर्थ इसका क्या है? कमल का फूल। ठीक है, ऐसे ही चार पाइन, यानी 4 प्लस पाइन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका विशेष अर्थ क्या होगा? 4 पैरों वाला सामान्य अर्थ, परंतु विशेष अर्थ इसका क्या है? खाट। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? जिनका अपना कोई विशेष अलग अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके तीसरा प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विकारी शब्द, जो शब्द परिस्थिति के अनुरूप अपना रूप बदल देते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द लिंग, वचन और कारक आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अच्छी किताब है, अच्छी किताबें। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो ये शब्द जो है लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम अविकारी शब्द, जिन शब्दों में परिस्थिति वश कभी भी परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये वाक्य में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि लड़की धीरे बोलती है, लड़का धीरे बोलता है। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयात्मक बोधक। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला एकार्थक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा वाक्यांश के लिए एक शब्द और छठा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बच्चों शब्द विचार के बारे में पढ़ा है, यानी शब्द क्या होते हैं
वर्णों के सार्थक समूह से जिनका अपना कोई विशेष अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाते हैं। अब शब्द के वर्गीकरण यानी शब्द को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? शब्द को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। ठीक है, तो 4 आधारों पर हम शब्द को विभाजित कर सकते हैं। तो जिनके बारे में हमने इस पाठ में अच्छे से पढ़ लिया है, तो बच्चों आप अभ्यास में एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे और दोहराएंगे। इससे क्या होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।